तो मैं आपसे यही स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी करते करते मैं सिजेरियन की तरफ कैसे पहुंच गई। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम क्लब इंडिया। तो दोस्तों, आज भी इस वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपनी डिलीवरी स्टोरी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हर माँ चाहती है कि उसकी जो डिलीवरी हो वो एक नॉर्मल तरीके से हो। वो सारे एफर्ट लगा देती है, योगा करती है, एक्सरसाइज करती है, वॉकिंग करती है और अपने खान पान का ख्याल रखती है। ऐसी चीज़ें खाती है जिससे कि उसकी डिलीवरी अच्छी तरीके से हो, उसके कॉन्ट्रैक्शन आने स्टार्ट हो और जो सर्विक्स का मुंह है ईजिली ओपन हो जाए। लेकिन फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि लास्ट टाइम पे हमें कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसके कारण के हमें सिजेरियन की तरफ जाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं आपसे यही स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी करते करते मैं सिजेरियन की तरफ कैसे पहुंच गई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप जरूर देखिएगा पूरी वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी लगा के रखेंगे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, नॉर्मल डिलीवरी होगी, बट आपको भी ये जानना जरूरी है कि सिजेरियन में आखिर होता क्या क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए आए हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियो आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी शादी हुई थी 2014 अप्रैल में, और जो मेरा बड़ा बेटा अर्नव है वो मुझे कंसीव हुआ था 2014 के लास्ट दिसंबर में। 21 दिसंबर को मेरी लास्ट डेट थी और मुझे जनवरी में पता चला था कि आई एम प्रेग्नेंट। जैसे कि 1 महीने बाद आपको काफ़ी सारे सिम्टम्स से पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। और मुझे मेरी जो पीरियड डेट थी वो थोड़ी इरेगुलर थी, कभी कभी जल्दी आ जाती थी तो कभी कभी 3-4 दिन लेट हो जाता था। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सिम्टम्स फील हो रहे थे, बट मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बिकॉज हमने ये जो हमारी जो प्रेगनेंसी थी वो प्लानिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं थी, वो नेचुरली कंसीव हो गया था। इसलिए मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो सिम्टम्स तो कहीं ना कहीं थे, बट मैंने उन सिम्टम्स पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे हमने प्लानिंग ही नहीं किया था, तो मुझे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसमें। तो जब मेरे पीरियड मिस हुए, 5 दिन भी मिस हो गए, तो मुझे लगा कि मे बी ये थोड़ा इरेगुलर पीरियड है, तो हो सकता है कि मेरी जो पीरियड है थोड़ा टाइम बाद आए। लेकिन धीरे धीरे मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट होने लग गई। जैसे कि सुबह उठते ही मुझे बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग करने का मन करने लगा। तो इस बात से मुझे बस अंदाजा लग गया था, जैसे कि टीवी सीरियलों में और मूवीज में दिखाया जाता है कि आपको वॉमिटिंग प्रेगनेंसी के बाद आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होने लग जाती है। तो बस इसी चीज से मुझे अंदाजा लग गया था कि आई एम प्रेग्नेंट। उसी के बाद मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक बार टेस्ट किट लेके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं, क्योंकि मुझे जैसे मैं सुबह उठती हूँ लेट मॉर्न तो मुझे बहुत ज्यादा ही वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने किट लाया, नेक्स्ट डे नहीं, मे बी शाम को ही लाया उन्होंने शायद वो किट। तो शाम को उन्होंने टेस्ट किट लाया, तो मैंने जस्ट उसी टाइम पे यूरिन से 3 ड्रॉप डाल के टेस्ट किया, तो दैट वाज पॉजिटिव। क्योंकि मेरी पीरियड डेट को कम से कम 8 से 9 दिन हो चुके थे। इस वजह से मैंने थोड़ा लेट टेस्ट किया था, तो वो शाम के टाइम ही पॉजिटिव शो हो गया था। अदरवाइज अगर आपके पीरियड अभी मिस हुए तो आपको जस्ट आपके पीरियड मिस हुए तो आपको सलाह दी जाती है कि आपको मॉर्निंग में ट्राई करना चाहिए, बट मैंने इवनिंग में ट्राई किया था तो पॉजिटिव आया था, क्योंकि 10 दिन ऑलरेडी हो चुके थे। तो फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव आ गया था। तो अब मैंने बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बातें अपने फ्रेंड सर्कल्स में कहा कि मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज अभी हम बेबी प्लान नहीं करना चाहते थे। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया हमें कि अभी हमें फर्स्ट बेबी रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बेबी के टाइम पे अगर आपने कोई मेडिसिन वगैरह ले ली तो आगे प्रॉब्लम आ जाती है प्रेगनेंसी प्लान करने में। तो फिर हमने ये बेबी रखने का सोचा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरी जो EDD डेट थी, यानी कि एस्टिमेट डेट ऑफ डिलीवरी, यानी जो डेट होती है वो दी गई थी सितंबर 28 सितंबर की। 28 सितंबर 2015 की डेट दी हुई थी मेरी EDD डेट, जो कि अल्ट्रासाउंड जब आप कराते हो लास्ट अल्ट्रासाउंड, उसमें जो डेट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिट होना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मेरी 28 सितंबर की डेट दी हुई थी, तो उस टाइम पे मैं मायके में थी। और क्या हो गया था, उसके 10 दिन पहले ही, यानी 18 सितंबर को यानी कि रात को 12 बजे से ही मेरी बैक पेन होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। मुझे बहुत ही ज़्यादा बैक पेन हो रहा था, एक कहते हैं ना असहनीय दर्द, उस टाइप का दर्द हो रहा था मुझे। और
मतलब मैं पूरी रात करवट लेती रही। मैं पूरी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिल्कुल नहीं सोई। और जैसे ही सुबह 6 बजे मैं यूरिन करने गई, यूरिन पास करने गई, मतलब मुझे जब टॉयलेट आई तो उसके साथ मुझे हल्के हल्के थ्रेड, थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की स्पॉटिंग टाइप की दिखी। जब टॉयलेट के साथ ही वो कुछ फ्लश आउट हो गई थी और कुछ मेरे प्राइवेट पार्ट में चिपकी हुई थी। तो इस वजह से मुझे पता चल गया था कि कोई ना कोई दिक्कत है। तो मैं तुरंत डॉक्टर के पास गई। 7 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मुझे इमरजेंसी में एडमिट करना पड़ा क्योंकि मेरे साथ ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये मेरा, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये शायद वाटर ब्रेकेज होगा मेरा, बट फ्रेंड्स ये वाटर ब्रेकेज नहीं था। ये था मेरा कि ये जो मेरा बड़ा बेटा अर्नव है उसने पेट में ही पॉटी कर ली थी फ्रेंड्स। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो ये कि वाटर ब्रेकेज क्या होता है और बच्चे ने पेट में पॉटी करना क्या होता है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके बच्चे ने पेट में पॉटी कर ली है तो आपको सिजेरियन करना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड और मैं काफी वरीड हो गए थे क्योंकि हम तो ऑलवेज चाहते थे कि हम नॉर्मल डिलीवरी करें। मैं तो बल्कि नॉर्मल डिलीवरी के 5 महीने से ही काफी ज्यादा घूमना स्टार्ट कर दिया था। मैंने पूरा एफर्ट लगा दिया था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। बट क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो ऊपर वाले की इच्छा है उसके खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता है। मेरे हस्बैंड ने यहाँ तक कह दिया था कि हम किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट कराते हैं, वहाँ कराएंगे डिलीवरी। बट उन्होंने कहा कि जो सिचुएशन है काफ़ी क्रिटिकल है, बच्चे के लंग्स के अंदर, मुंह के अंदर गंदा पानी जा सकता है। इस वजह से हमें क्या है तुरंत ही मतलब ओटी में शिफ्ट होना पड़ा। तो फ्रेंड्स जब मुझे ओटी लेके जा रहे थे, ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि आपको पता होगा कि अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप डिलीवरी के लिए जाएं फ्रेंड्स तो अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से क्लीन, और जो आपके प्राइवेट पार्ट के हेयर है उसके अच्छे तरीके से क्लीन करके जाए। बिकॉज चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, आपको प्राइवेट पार्ट के हेयर को अच्छे से क्लीन करके ही जाना है। अदरवाइज अगर आप नहीं करती है तो वहाँ कोई सिस्टर वगैरह होती है, वो क्लीन वैसे ही कर देती है। बट अच्छा होगा कि आप खुद से करके जाए। और दूसरा होता है फ्रेंड्स, जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें आपकी जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड की ज्वेलरी हो चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, वो सब आपको रिमूव करके जाना होता है। जैसे कि आपकी बिंदी, इयर रिंग्स, बैंगल्स, यहाँ तक कि जो नोज रिंग होती है। तो फ्रेंड्स जब मैं जा रही थी मेरी नोज रिंग बिल्कुल नहीं निकली क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग से ही वेयर कर रखी है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब निकलने में काफ़ी दिक्कत हो गई थी। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे टेप अप्लाई कर दिया था फ्रेंड्स। उसके बाद उन्होंने मुझे बैक पे एक इंजेक्शन लगाया। जैसे कि आपको पता है सिजेरियन डिलीवरी के लिए आपके बैक पे एक इंजेक्शन लगता है। और आपको लग रहा होगा कि बैक पे जो स्पाइनल कॉर्ड पे जो इंजेक्शन लगा जाता है वो काफ़ी मतलब एक दर्द भरा होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं वो दर्द भरा बिल्कुल नहीं होता है। मुझे यहाँ तक कि पता भी नहीं चला कि मेरा एक इंजेक्शन लगा है। वो आपको थोड़ा ऐसे मतलब झुक के बैठने को बोलते हैं। झुक के बैठने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ताकि सी पोज में आ जाए हम, क्योंकि इस जो ऑपरेशन है उसको सी सेक्शन कहा जाता है। इसी वजह से क्योंकि हमें सी जैसा पोज लेना पड़ता है, उसमें झुकना पड़ता है और वो हमारी सी पोज हो जाती है, इसलिए इसको सी सेक्शन कहा जाता है। काफी लोगों को पता नहीं होगा ये, तो फिर मैंने बता दिया है। और फ्रेंड्स तो सी सेक्शन हो जाता है आपका, तो आपके स्पाइनल में एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। उसके बाद आप जब ओटी में जाते हो तो जो ओटी का कमरा होता है फ्रेंड्स, जो ऑपरेशन थिएटर होता है वो बहुत ही ठंडा होता है। उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप एसी वाले कमरे में आ गए हो, किसी ने फुल एसी करके चालू कर दिया है और आप उस रूम में हो। तो फ्रेंड्स उन्होंने जैसे ही मुझे ऑपरेट करना स्टार्ट किया तो मैंने उनको बोला कि उन्होंने मेरे थाइस पे थोड़ा हल्का सा ऐसे टैप किया। तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ फील हो रहा है? तो मैंने कहा यस मैम आई कैन फील, मुझे फील हो रहा है। तो प्लीज़ अभी कट मत करना मुझे, अदरवाइज मेरे को पेन हो सकता है क्योंकि मुझे फील हो रहा है, आपका टच मुझे फील हुआ। मैंने कहा उनको अभी कट मत करना, बट उन्होंने मुझे कट कर दिया था। शायद उनको ज़्यादा पता हो इस बारे में कि क्या करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने मुझे कट कर दिया। तो मुझे मतलब ऐसा तो नहीं पता चला, मुझे पेन तो नहीं हुआ, बट हाँ ये चीज पता चली कि किसी ने आपको यहाँ से काटा है। मतलब एक ऐसा लगा कि किसी ने हाथ लगाया है मेरे यहाँ। जैसे कि आप ऐसे करके किसी भी चीज को ऐसे करके टच करोगे तो आपको पता चलेगा किसने आपकी स्किन को छुई है, बट दर्द नहीं होगा, इतना फील होगा कि हाँ कुछ किया है आपकी स्किन में। तो उन्होंने मुझे कट किया। तो फ्रेंड्स जैसे ही उन्होंने कट किया उसके 5 मिनट के बाद मेरा बेबी हो गया, अन्नव हो गया था। और जैसे ही वो हुआ उसकी रोने की आवाज़ आ गई थी मुझे, तो मुझे पता चल गया था कि बेबी हो चुका है। और फ्रेंड्स उस टाइम के बाद जब बेबी हो गया मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा बेबी बॉय हुआ है।
तो आई एम सो एक्साइटेड। उसके बाद काफ़ी खुश थी। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद क्या हुआ, मुझे काफ़ी ठंड लगने लगी। एक तो एसी वाला रूम था, बहुत ही ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर था, और मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड लग रही है, सिफरिंग सी लग रही है और बॉडी काफ़ी कांप रही है। तो उन्होंने मेरी दोनों साइड हीटर लगा दिए थे और उन्होंने कहा था कि हीटर लगा दिए थे तो थोड़ा एडजस्ट हो गई थी मैं। लेकिन फ्रेंड्स उसके बाद जब वो मेरा ज़्यादा सारे टाँके टूंके लगा दिए थे, मैंने स्टिचिंग वगैरह सारे कर ली थी, मुझे ठंड रुकी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे बर्फ की सेली, बर्फ की वो जो होती है ना सेली, बर्फ की सेली कहते हैं मे बी उसे, तो बर्फ की सेली पे लिटा रखा है। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी। मैंने उनको कहा मैम मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, प्लीज़ मुझे ब्लैंकेट रजाई वगैरह कुछ तो दे दो, अदरवाइज मैं यहीं मर जाऊंगी, ठंड से ही मर जाऊंगी मैं। तो उन्होंने मुझे ब्लैंकेट दी, डबल ब्लैंकेट दी फ्रेंड्स मुझे। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इतनी ज़्यादा कांप रही थी फ्रेंड्स, मैं 1 घंटे तक कांपती रही, बहुत ही ज़्यादा कांपती रही, मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगी। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अब मैं नहीं बचूंगी, मैं ठंडे से ही मर जाऊंगी। तो ऐसा लग रहा था। बट उसके बाद मुझे थोड़ा सा नींद आनी स्टार्ट हो गई और शायद उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन लगाया हो तो मुझे नींद आ गई थी। उसके बाद जब डायरेक्ट मेरी नींद खुली तो शाम के 6 बजे मेरी नींद खुली थी। उसके बाद सब ओके था, बस मेरा जो नीचे का पार्ट था वो काफ़ी सुन्न हो चुका था, जिसका मुझे समझ नहीं आया। मतलब जो नीचे का पार्ट था वो काफ़ी सुन्न था, जिस वजह से मैं अपने पैर वगैरह कुछ हिला नहीं पा रही थी। समझ भी नहीं आ रहा था कि ये मेरे पैर ही है कि क्या। काफ़ी भारी हो जाते हैं उस टाइम पे वो, आपके ऐसा लगता है कि वो आपके पैर है ही नहीं। तो बस यही चीज़ होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर करी अपनी डिलीवरी की स्टोरी, अपने बेबी बॉय की डिलीवरी की स्टोरी। तो फ्रेंड्स आपको भी पता होना चाहिए कि सिजेरियन डिलीवरी में आखिर होता क्या क्या है, ताकि आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो सोचता है वही उसके साथ हो। मतलब काफ़ी सोचते तो हर कोई है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो। मैं भी यही सोच के गई थी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, आपका वाटर लीकेज हो सकता है, आपके बच्चा पेट में पॉटी कर सकता है, बच्चे का ज़्यादा वेट होना, बच्चे की पोजीशन का मतलब प्लेसेंटा, जो आपका प्लेसेंटा होता है उसका प्लेसेंटा प्रीविया होना, लो लाइन प्लेसेंटा होना, काफ़ी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके कारण कि आपको सिजेरियन करवाना पड़ता है। तो इस वजह से फ्रेंड्स आप हर चीज़ के लिए तैयार रहिए, आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तैयार रहिए, और कहीं ना कहीं अपना माइंड रखिए कि अगर ऑपरेशन के लिए भी आपको जाना हो तो उसके लिए भी आप एक रूप से तैयार रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स ये तो थी मेरी स्टोरी। तो करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।